स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं कक्षा 12 के लिए फिजिक्स का 5वां लेक्चर लेके आया हूं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया कूलाम का नियम क्या है। कूलाम के नियम में एक समानुपाती नियतांक बताया गया था आप लोगों को, जिसको के से डिनोट किया गया था। आज हम लोग जो है इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक हम लोगों का आज का है समानुपातिक नियतांक के की निर्भरता। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है समानुपातिक नियतांक के की निर्भरता को जो है बताया था, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही टॉपिक बताया गया था, यानी कि मात्रक पर निर्भरता बता दी गई थी। अगर आप लोगों में से किसी ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा, यानी कि लेक्चर 4 नहीं देखा है, तो आप हमारा लेक्चर 4 जाकर के देख लें। वहां से आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि मात्रक पद्धति पर निर्भरता कैसे होती है। और अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखेंगे तो फिर ये आगे समझ में नहीं आएगा। तो आप जाकर के जो है हमारे चैनल का नाम है मिस्ट्री ऑफ फिजिक्स बाय अविनाश। यहाँ आप YouTube में सर्च करेंगे तो ये आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं हमारा लेक्चर 4। आज लेक्चर 5 में हम लोग बात करेंगे ये दूसरे निर्भरता की, यानी कि माध्यम पर। तो लिखेंगे माध्यम पर निर्भरता। माध्यम पर निर्भरता। तो आइए शुरू करते हैं माध्यम पर निर्भरता। जैसा कि आप जानते हैं, माध्यम जो है कई तरह का हो सकता है। माध्यम जैसे निर्वात हो सकता है, अन्य कोई पदार्थिक माध्यम हो सकता है, जल हो सकता है। तो यानी कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निर्वात की। निर्वात जैसे कि आप जानते हैं कि निर्वात का मतलब जहां पर हवा भी ना हो, ऐसा माध्यम जहां पर कुछ ना हो, बिल्कुल वैक्यूम हो, मतलब कि बिल्कुल खाली हो, शून्य हो। तो आइए इसके पहले हमने बताया था कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम, कूलाम का जो फार्मूला है, कूलाम के द्वारा दिया गया जो फार्मूला है, जो दो आवेशों के बीच में कार्य करता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे निर्वात में तो लिखेंगे निर्वात के लिए वह बल क्या होगा, कूलाम बल क्या होगा। तो नोटेशन बनाएंगे F निर्वात इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R²। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कूलाम बल क्या होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ पर हम लोग निर्वात के लिए लिख रहे हैं, इसलिए निर्वात के लिए जो नोटेशन बनाएंगे F निर्वात। अब आगे इसको जो है लिख सकते हैं ऐसे, F निर्वात इज इक्वल टू के का मान आप लोग जानते हैं। के का मान क्या होता है भाई, बताए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखिए एप्सिलॉन नॉट जो हम लिख रहे हैं, ये किसके लिए लिख रहे हैं, निर्वात के लिए लिख रहे हैं। ये ध्यान रखना है, Q1 Q2 अपॉन R², जहां Q1 Q2 क्या है, दो आवेश हैं, और R क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। अब इसके बाद से इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब लिखते हैं निर्वात के लिए लिख दिया, तो अब माध्यम के लिए लिख देते हैं। भाई माध्यम कोई सा भी हो सकता है, तो माध्यम के लिए लिखेंगे। माध्यम के लिए जब लिखेंगे तो क्या होगा भाई, माध्यम के लिए F माध्यम लिखेंगे। F माध्यम इज इक्वल टू वही फिर से फार्मूला के Q1 Q2 अपॉन क्या, R²। अब इसको फिर से ऐसे भी लिख सकते हैं, F माध्यम इज इक्वल टू, इसका मान लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन m लिख सकते हैं। एप्सिलॉन m क्यों लिखेंगे, क्योंकि निर्वात के लिए एप्सिलॉन 0 लिख रहे हैं। तो माध्यम के लिए क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन m लिखेंगे, m मीडियम, बाकी सब वही रहेगा कि Q1 Q2 अपॉन R²। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में यानी कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो क्या आएगा, F निर्वात बटा F माध्यम, F निर्वात बटा F माध्यम। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R²। अब देखिए ये सेम है, कट जाएगा। अब जो है
इसको सॉल्व कर दें तो ये आएगा एफ निर्वात बटा एफ माध्यम इज इक्वल टू क्या आ गया भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए मैथ में जैसे कि ये उलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई एप्सिलॉन एम। अब देखिए जरा बटा 1 तो ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया एफ निर्वात बटा एफ माध्यम। अब इसको जो है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से। इसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता इसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब जो है अब यहां लिख सकते हैं इसको इस तरह से, और एफ निर्वात बटा एफ माध्यम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके नीचे 1 करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका इधर इसका इधर, तो क्या आएगा भाई एफ निर्वात इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एफ माध्यम। एफ निर्वात इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एफ माध्यम। अब जरा या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर एफ माध्यम इज इक्वल टू एफ निर्वात बटा क्या एप्सिलॉन आर। अब ये जो है क्या शो कर रहा है, जरा ध्यान दीजिए कि अब ये क्या बता रहा है, एफ माध्यम। तो ये जो है लिख लेते हैं कि ये क्या शो कर रहा है भाई, तो देखिए एफ माध्यम और एफ निर्वात में किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी से क्या है, डिवाइड है। इसका मतलब कि इसकी वैल्यू एफ निर्वात से क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि एफ निर्वात में किसी पर्टिकुलर वैल्यू से क्या हुई है, डिवाइड हुई है, और किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू से अगर किसी को डिवाइड कर तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब कि एफ माध्यम में जो है ये एफ माध्यम कम होगा एफ निर्वात की अपेक्षा। तो अब जो है लिखेंगे कैसे, कूलाम बल किसी माध्यम जैसे तेल, पानी, ग्रीस में कम जबकि निर्वात में ज्यादा लगता है। यानी कि लिखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन, अर्थात कूलाम बल किसी माध्यम जैसे हमने कहा था स्टार्टिंग में कि माध्यम कोई भी हो सकता है, माध्यम जैसे तेल, पानी, ग्रीस, तेल, पानी, ग्रीस आदि में कम जबकि निर्वात में अधिक लगता है। अब देखिए स्पष्ट हो गया। देखिए एफ माध्यम इज इक्वल टू एफ निर्वात बटा एप्सिलॉन आर। इसका मतलब ये हुआ कि एफ निर्वात में किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी से डिवाइड है। इसका मतलब एफ माध्यम यानी कि किसी भी माध्यम में बल का मान निर्वात में बल के मान से क्या होगा, कम होगा। कौन सा बल? तो कूलाम बल।
कौन सा बल? कूलाम बल। तो वही लिखा गया है कि कूलाम बल किसी माध्यम जैसे तेल, पानी, ग्रीस आदि में कम, जबकि निर्वात में क्या लगता है? अधिक लगता है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब जो है इसके बाद से कुछ मैं नोट में बता दूं आप लोगों को, जैसे ऐसे ही नोट आप बनाते चलेंगे अपना। नोट में माध्यम निर्वात के लिए माध्यम निर्वात के लिए हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये पहला। दूसरा कुछ महत्वपूर्ण ये पॉइंट है जिसको आप लोग नोट कर लेंगे। एप्सिलॉन आर आप लोग जान चुके हैं क्या है? अपेक्षित विद्युतशीलता है। और दूसरा, धातु माध्यम के लिए क्या होता है? ये धातु माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। हवा माध्यम के लिए हवा माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1.0059, जिसको लगभग 1 मान सकते हैं, क्योंकि देख लीजिए ये डेसिमल के बाद 2 जीरो है, फिर ये बहुत कम वैल्यू होती है, यानी अप्रोक्सीमेट ये 1 के लगभग क्या होगा? बराबर होगा। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है के की निर्भरता जो है दूसरा देखा। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक है एक कूलाम आवेश की परिभाषा। इसके बाद वाला टॉपिक है एक कूलाम आवेश की परिभाषा। जैसा कि आप जानते हैं कूलाम के नियमानुसार F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r² होता है। इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने बताया था कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है 9 इंटू 10 का पावर 9 होता है। तो ये इसकी वैल्यू अगर रख दें तो 9 इंटू 10 का पावर 9 Q1 Q2 अपॉन r² हो जाएगा। अब मान लें यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम, यानी कि जो दो आवेश हैं, बिंदु आवेश हैं, वो बराबर हो परिमाण में, और वो कितना हो? 1 कूलाम के बराबर हो, और इनके बीच की दूरी r बराबर 1 मीटर हो। तो भाई ये सारी वैल्यू अगर इसमें पुट किया जाए तो ये जो है Q1 Q2 की जगह पे 1 रख दिया तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, और r की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। तो इस तरह से हमारी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी F = 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन। अब इसी को बोलेंगे कैसे? तो देखिए क्या कहा है आपने? Q1 Q2 बराबर 1 कूलाम, यानी कि 1 कूलाम आवेश वह आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे इसी परिमाण के किसी अन्य सजातीय आवेश को 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे। भाई सजातीय जब होगा तो प्रतिकर्षित ही करेगा, सजातीय होगा तो प्रतिकर्षित ही करेगा। तो यानी कि 1 कूलाम आवेश 1 कूलाम वह आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, देख लीजिए ये क्या है? 1 मीटर की दूरी पर, यानी Q1 Q2 के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। 1 मीटर की दूरी पर रखे इसी परिमाण के, देख लीजिए Q1 Q2 बराबर 1, यानी इसी परिमाण के, यानी कि Q1 पर Q2 अगर बल लगा रहा है तो सेम परिमाण, मतलब कि दोनों का परिमाण क्या है? सेम है। तो दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण का। तो यानी कि इसी परिमाण के किसी अन्य आवेश
अन्य सजातीय आवेश को 9×10⁹ बल से प्रतिकर्षित करें तो वह क्या कहलाएगा, एक कूलाम आवेश कहलाएगा। अब एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बतानी थी जो हमने नोट में लिखा है कि जो कूलाम का नियम हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, तो वो जो है किसने दिया था, कूलाम ने दिया था, जो एक भौतिकविद थे, एक साइंटिस्ट थे। इनका पूरा नाम चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलाम था। तो ये जो है कब दिए थे, 1785 ईस्वी में दिए थे। 1785 ईस्वी में जब ये जो है इन्होंने कहा कि दो आवेशों के बीच में बल लगता है और वो कितना होता है इन्होंने दे दिया, तो ये जो है उसका नाम था व्युत्क्रम वर्ग का नियम। देख लीजिए, ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहा गया उसे, यानी उस समय इन्होंने व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहा। बाद में जो है इसी को संशोधित करके कहा गया कि ये किसका नियम है, कूलाम का नियम। यानी कि व्युत्क्रम वर्ग के नियम के जगह पर क्या वर्ड यूज किया गया, कूलाम का नियम बाद में इसे कहा गया। अब जब को है तो अब आइए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है कूलाम बल का सदिश निरूपण कैसे करते हैं। कूलाम बल का सदिश निरूपण बच्चों मैं सिस्टमेटिक इसलिए नोट कर दिया हूं कि ज्यादा टाइम न लगे, क्योंकि ऐसे अगर हम सिस्टमेटिक बताते समय लिखते चलो तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, जो अपलोड करना भी मुश्किल हो जाएगा, आप लोग जो है डाउनलोड भी नहीं कर पाएंगे। तो लाइन बाय लाइन हमने लिख दिया है, ऐसे ही आप लोगों को नोट्स बना लेना है। आइए अब समझते हैं कि कूलाम बल का सदिश निरूपण कैसे करते हैं। कूलाम बल का सदिश निरूपण के लिए भाई सदिश जानते हैं, वह राशि, वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। तो इसके लिए क्या करेंगे कि मान लेंगे कि दो आवेश हैं। कौन कौन से दो आवेश हैं भाई, Q1 Q2 दो आवेश हैं जिनकी मूल बिंदु O से, देखिए फिगर यहाँ पे बना हुआ है, जिसकी मूल बिंदु O से, देखिए Q1 Q2 यहाँ पे आवेश है जो एक जो है XY प्लेन में है। इसकी मूल बिंदु O से दूरी जो है क्रमशः दिया हुआ है, स्थिति सदिश क्रमशः दिया हुआ है, दूरी को हम स्थिति सदिश बोलेंगे। तो O से स्थिति सदिश Q1 की कितनी है, R12 है, वेक्टर R12। O से Q2 की स्थिति सदिश क्या है, R2 है, यानी कि वेक्टर R2, वेक्टर लगाएंगे क्योंकि सदिश है। ये देखिए Q1 Q2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, इनके बीच की दूरी को हम बोल सकते हैं जैसे R दूरी है इसकी, ठीक है। आवेश Q2 द्वारा Q1 पर बल आरोपित किया जा रहा है और Q1 द्वारा Q2 पर बल आरोपित किया जा रहा है। दोनों के बीच में कौन सा बल लग रहा है भाई, प्रतिकर्षण का, क्योंकि सजातीय आवेश है। सजातीय आवेश के बीच में कौन सा बल लगता है भाई, प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो यानी कि अब देखिए Q2 के द्वारा Q1 पर जो बल लग रहा है, उसको जो है Q2 के द्वारा Q1 पर जो बल लग रहा है वो उसको जो है F12 से डिनोट किया गया है। F12 से Q2 के द्वारा Q1 पर, यानी कि Q1 को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, क्योंकि समान चार्ज है, सजातीय आवेश है, तो इसलिए क्या करेंगे, धक्का देंगे। तो Q2 Q1 को धक्का देगा आगे की तरफ, तो Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला जो बल होगा वह कितना होगा, F12, नोटेशन बनाएंगे F12। और Q1 के द्वारा भी तो Q2 पे बल लगेगा, तो Q2 क्या करेगा, Q1 क्या करेगा, Q2 को आगे की तरफ धक्का देगा, तो Q2 आगे की तरफ धक्का खा के आगे बढ़ेगा, मतलब इधर जाएगा। तो इसका नोटेशन क्या होगा, F21, यानी कि पहले के द्वारा दूसरे पर लगा बल। अब यही चीज जो है लिखा गया है। अब जो है अब ये वेक्टर R12, वेक्टर R1, वेक्टर R2 और जो है R12, R21, F12, F21, ये क्या है, यहां पर हमने सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिया है। वेक्टर R1 क्या है, आवेश Q1 की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष। R1 क्या है, स्थिति सदिश है मूल बिंदु O के सापेक्ष, किसका, Q1 का, जिसको हम Q1 की स्थिति सदिश बोलेंगे शॉर्टकट में।
और R2 वेक्टर R2 क्या है, वही Q2 की स्थिति सदिश है। R2 क्या है, Q2 की स्थिति सदिश है। R12 क्या है, Q1 की स्थिति सदिश है। R12 देखिए, R12 ये है आपका R12, ये आपका R12। तो R12 क्या है, R12 Q1 की स्थिति सदिश है, Q1 की स्थिति सदिश है। R21 क्या है, R21 Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष। F12 क्या है, Q1 पर Q2 के कारण बल। देखिए अभी हमने बताया आपको कि F12 क्या है, Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल। इस तरह से नोटेशन दिया हुआ है। आपको जो है डेरिवेशन में अब चलते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे हम जानते हैं कि दोनों आवेश क्या है, समान प्रकृति के हैं, यानी कि सजातीय हैं। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे। तो आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर जो बल लगेगा वो जरा निकाल के देखा जाए कि कितना होगा। लिख के देखा जाए कि Q2 Q1 पर वास्तव में कितना बल लगा रहा है। तो Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल किससे डिनोट करते हैं भाई, F12 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा भाई, Q1 Q2 अपॉन, देखिए Q1 Q2 अपॉन R², यही होगा। अब यहां दिशा की भी बात होगी, दिशा की, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। तो दिशा को दिखाने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर। तो इसके साथ लगाएंगे यूनिट वेक्टर, यानी कि R12 कैप। तो ये क्या बताएगा भाई, दिशा को बताएगा। क्या बताएगा, दिशा को बताएगा। किसके दिशा को बताएगा, Q2 के द्वारा Q1 पर किस दिशा में बल लग रहा है उसको ये बताएगा। बाकी तब ये क्या होगा, पूरा का पूरा परिमाण होगा। क्या होगा, परिमाण। अब आप देख सकते हैं कि देखिए परिमाण और दिशा दोनों आ गया। इसका मतलब कि इसका ये सदिश निरूपण है, सदिश निरूपण हो गया। यानी कि अब आइए, ये तो हो गया कि Q2 के द्वारा Q1 पर आरोपित बल। भाई तो Q1 भी तो Q2 पे बल लगा रहा है, तो Q1 Q2 पे अब जो बल लगा रहा है उसको लिखा जाए। तो लिखेंगे अब Q1 के द्वारा, यानी कि Q1 Q2 पे जो बल लगा रहा है, तो Q1 के द्वारा Q2 पर लगा बल कितना होगा, F, इसका नोटेशन क्या होगा भाई, F21 इज इक्वल टू, ये तो सेम होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा R²। और अब यहां पर क्या होगा, R21 कैप। देखिए अब इसमें ये क्या बताएगा, दिशा को। अब किसकी दिशा को बताएगा भाई, तो Q1 के द्वारा Q2 पर जो बल लग रहा है वो किस दिशा में लग रहा है उसको जो है R21 कैप बताएगा। और बाकी ये सब क्या होगा, परिमाण होगा। ठीक है। अब जो है यही जो है कूलाम बल का सदिश निरूपण है, यही कूलाम बल का सदिश निरूपण है। सदिश निरूपण है। हम लोगों का तो उद्देश्य पूरा हो गया, कूलाम बल का सदिश निरूपण कर लिया। अब यहां पर जो है, यहां से एक बहुत ही अहम फैक्टर निकल के आता है कि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, चित्र के अनुसार देखा जाए तो Q1 के द्वारा Q2 पर अथवा Q2 के द्वारा Q1 पर बल लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं Q1 के द्वारा Q2 पर, Q2 के द्वारा Q1 पर बल लगाया जा रहा है। तो जिसकी दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, आप देख सकते हैं। तो अब यहां से दिशा विपरीत है। अब देखिए ये बहुत बड़ा वर्ड है कि दिशा क्या है, दोनों का विपरीत है। एक इस दिशा में लग रहा है तो दूसरा इस दिशा में लग रहा है, तो दिशा विपरीत है। दिशा को कौन दिखा रहा है, R12 कैप दिखा रहा है, R21 कैप दिखा रहा है। तो यानी दिशा दोनों का क्या है, विपरीत है। तो हम लिख सकते हैं चित्र से, ठीक है, चूंकि दोनों पर लगने वाला बल विपरीत है,
विपरीत है, इसलिए अतः R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप में लिख सकते हैं। जब दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, तो R12 कैप इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस R21 कैप। अब आइए क्या करते हैं कि इसको जो है मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और इस वैल्यू को समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा हम लोगों को भाई? समीकरण 2 से मान अगर समीकरण 1 में रख दें तो क्या मिलेगा? तो आइए देखते हैं। समीकरण अब ये R12 की जगह हम रख सकते हैं माइनस R21, तो लिख देंगे F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर माइनस R21। अब यहां जो है, अब यहां हम अगर एक स्टेप और लिखें तो ये होगा, माइनस को पहले लिख लिया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R21 कैप। अब जरा देखिए कि ये क्या है। अगर इसको हम लोग जो है समीकरण ए मान लें तो जरा देखिए तो वैल्यू सेम है कि नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 कैप। देखिए R21 कैप, तो इसके जगह पे लिख सकते हैं माइनस F21 वेक्टर F21। किससे भाई? तो समीकरण ए से, समीकरण ए से हम लिख सकते हैं। तो अब जरा देखिए ये क्या है, ये देखिए विपरीत चिन्ह के साथ आ गया, यानी कि यहां पर विपरीत चिन्ह के साथ आप देख लीजिए F12 इज इक्वल टू माइनस F21 आया। ये क्या शो करता है? ये शो करता है गति का तृतीय नियम जैसे। देखिए गति का तृतीय नियम न्यूटन साहब ने कहा था, क्रिया के बराबर क्या होता है? प्रतिक्रिया बल लगता है। तो ठीक उसी प्रकार देखिए क्रिया बल इसको माने तो क्या हो जाएगा? ये प्रतिक्रिया बल हो जाएगा, अर्थात कूलाम नियम, अर्थात कूलाम नियम गति के तृतीय नियम जैसा ही है। कूलाम नियम गति के तृतीय नियम जैसा ही है, गति के तृतीय नियम जैसा ही है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहां से क्वेश्चन जो बनता है उसको मैं बता दूं। क्वेश्चन इस तरह से आप भी बना सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि कूलाम नियम गति के तृतीय नियम जैसा ही होता है। चलिए इसी को हम लोग जो है ये तो अर्थात ये हो गया। तो क्वेश्चन हम लोग यही लिख सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि कूलाम नियम गति के तृतीय नियम जैसा ही होता है, गति के तृतीय नियम जैसा ही होता है। तो इसका आंसर जो है आप लोग क्या करेंगे कि कूलाम बल का सदिश निरूपण दिखाएंगे और ऐसे प्रोसेस करते जाएंगे। लास्ट में जो रिजल्ट आएगा यहां तक हम करके दिखा देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो है मैं नोट में लिख दूं, जिसको आप लोग ऐसे ही नोट कर लेंगे। एकांक सदिश केवल दिशा बताता है, जिसे कैप से प्रदर्शित करते हैं। नोट में लिखेंगे पहला,
एकांक सदिश केवल दिशा बताता है जिसे इस तरह से कैप पढ़ते हैं इसको, इसे कैप से प्रदर्शित करते हैं। फर्स्ट ईयर में भी यूनिट वेक्टर पढ़ा होगा, जिसे कैप से प्रदर्शित करते हैं। अब जो है प्रयोगों के आधार पर कैपिटल जी का जो मान होता है 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आशा करूंगा कि आप लोग ठीक से पढ़ेंगे, फिर से इसका एक बार रिवीजन करेंगे, जैसा हमने बताया है एक बार प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।